नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 में दिया हुआ न्यूज एट 365। इसमें पूरे एक साल के प्रमुख घटनाक्रम का डिटेल्स रहता है, जैसे राम मंदिर में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भारत रत्न 5 राज्यों में चुनाव, नए संसद भवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को सम्मिलित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राम मंदिर से टाइमलाइन के माध्यम से पृष्ठभूमि है 1528 बाबर के अधीन मुगल कमांडर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1859 ब्रिटिशों ने इस स्थल को 2 अलग अलग खंडों में विभाजित किया। मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि हिंदुओं को बाहरी प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दी गई। 1862 से 1863 के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया। 1949 सरकार ने इसे विवादित संपत्ति घोषित किया। 1976 से 1977 बीवी लाल के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई किया गया। 1984 विश्व हिंदू परिषद बीएचपी के तहत हिंदू मंदिर समिति का गठन किया गया। 1990 में भाजपा ने मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया। 6 दिसंबर 1992 भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के। 6 दिसंबर 1992 को 16 दिसंबर 1992 केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया था। किस आयोग का? तो लिब्राहन आयोग का। 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित स्थलों को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच साझा करने का फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी और अयोध्या में ही जमीन का अलग टुकड़ा मुस्लिम समूहों को भी दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन किया गया, जिसके सचिव चंपत राय और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास बनाए गए। अब आइए कुछ नोट में देखते हैं। 5 जजों की बेंच द्वारा फैसला और उनके सदस्य निम्नलिखित है। CJI रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S अब्दुल नजीर थे। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी। 22 जनवरी 2024 मंदिर प्रतिष्ठापन हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की क्या क्या विशेषताएं? मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई। किस शैली में बनाई गई है? नागर शैली में। वास्तुकार चंद्रकार B सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा यह निर्मित है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड TCEL प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। इसमें 5 मंडप है: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें कुल 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे हैं। लंबाई 380 फीट है। पूरब से पश्चिम चौड़ाई 250 फीट है। ऊंचाई 161 फीट है। इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम को 5 वर्ष की बाल रूप है, जिसे बालक राम नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोनों पर सूर्य देवता, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर है। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान का मंदिर है। अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी, जटायु और देवी अहिल्या को समर्पित है। नोट में भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया है। अरुण योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। अब आइए भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। यह सब काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की। उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वर्ष 1942 में वह RSS से जुड़े और वर्ष 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1960 में ऑर्गेनाइजर के साथ सहायक संस्करण के रूप में काम करना शुरू किया। वे नेत्रा उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे। आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने 1979 में द पीपुल बेट्रेड पुस्तक लिखी। द पीपुल बेट्रेड पुस्तक लिखी। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। यह यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 की रात को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश किया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ।
उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं हैं: जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा। अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें उनके, तो 1967 से 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री बने। राज्यसभा में सदन के नेता भी चुने गए। 1989 में पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 7 बार लोकसभा के, 1 बार नई दिल्ली से और 6 बार गांधीनगर सीट से और 4 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। इनके बारे में आइए कुछ जानते हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौंछिया गांव, अब कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। 17 फरवरी 1988 को। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक ये जनता पार्टी से। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 30% और उस जाति के गरीबों के 3% हिस्सा मिला। भारत रत्न के बारे में जानते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे 1954 में गठित किया गया। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CB रमन थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति होंगे। लाल कृष्ण अडवाणी कैवें व्यक्ति हैं? तो 50वें हैं। और 3 व्यक्तियों को घोषणा अभी हाल फिलहाल कर दिया गया है। किन्हें मिलेगा? तो चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने की भी घोषणा कर दिया गया। यानी 2024 में 5 लोगों की देने की घोषणा की गई है। अगला देखते हैं 16वां वित्त आयोग। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति को मंजूरी से अनुच्छेद 280(1) के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को, जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। सदस्य है अजय नारायण झा, सौम्या क्रांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं निरंजन राजाध्यक्ष। अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य के बीच करों के बंटवारों की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करना। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना। नोट में है, आयोग आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा और उस पर उचित सिफारिश करेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे और इसकी अवधि 2020-21 से 2025-26 तक थी। अगला है 16वां वित्त आयोग 5 साल की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक के लिए गठित किया गया है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इससे अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी है। 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार का 1 पद भी सृजित किया गया है। अब आइए डिजिटल विज्ञापन नीति 2023। नोडल मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इस नीति के उद्देश्य डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBC को सक्षम और सशक्त बनाना है। इस नीति की विशेषताएं हैं
सीबीसी सरकारी विज्ञापनों के लिए 5 प्रकार की संस्थाओं को सूचीबद्ध करेगा। ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म, इंटरनेट वेबसाइट और मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल अभियानों के लिए मीडिया एजेंसियां। सीबीसी के साथ पैनल में शामिल होने के लिए वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 20 मिलियन से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता A+ में, 10 से 20 मिलियन के बीच अद्वितीय उपयोगकर्ता A, 5 से 10 मिलियन के बीच अद्वितीय उपयोगकर्ता B, 0.25 से 5 मिलियन के बीच अद्वितीय उपयोगकर्ता को C कैटेगरी में रखा गया है। OTT प्लेटफॉर्मों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 2.5 मिलियन से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता A और 0 से 5 से 2.5 मिलियन के बीच अद्वितीय उपयोगकर्ता B। यह नीति सीबीसी को एक विधिवत गठित समिति को मंजूरी के साथ डिजिटल क्षेत्र में नए और नवोन्मेषी संचार प्लेटफॉर्मों पर शामिल होने का अधिकार भी देती है। पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए दर खोज रेट डिस्कवरी के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की शुरुआत की गई। खोजी गई दरें 3 साल तक वैध रहेगी और सभी पात्र एजेंसियों पर लागू होगी। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो भारत वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के एक भाग के रूप में एक नियोजित उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित है। इसका निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF USA के साथ एक समझौता ज्ञापन AMOE के तहत किया जाएगा। अत्यधिक संवेदनशील लीगो उपकरण द्वारा सैकड़ों लाखों प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगाओं से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में तरंगे हैं जो प्रकाश की गति से यात्रा करती है। ये ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारों जैसी विशाल वस्तुओं की गति से निर्मित होते हैं जो कक्षा में या एक दूसरे से टकराने पर गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न करते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगें बेहद कमजोर होती है और उनका पता लगाना मुश्किल होता है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत इसकी भविष्यवाणी की गई थी और 2015 में पहली बार देखी गई। लीगो भारत दुनिया का सबसे दक्षिणी गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है। प्रोजेक्ट लीसा और लीगो इंडिया मिलकर ब्लैक होल को मापेंगे। यह 6ठी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। बाकी 5 निम्नलिखित है: लीगो हैनफोर्ड USA, लीगो लिमिस्टिक USA, यूरोपीय विर्गो इटली, जियो 600 जर्मनी, कागरा जापान। अविश्वास प्रस्ताव क्या चर्चा में है? यह केवल सरकार के विश्वास को परखने के लिए लोकसभा में पेश किए जाने वाला प्रस्ताव है। हाल ही में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव NCM लाया गया, लेकिन वह प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इसके बारे में आइए जानते हैं। इसे केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यह प्रक्रिया लोकसभा के नियम 198 के तहत निर्दिष्ट है। न्यूनतम 50 सदस्यों के प्रस्ताव का समर्थन जरूरी होता है। स्पीकर चर्चा के लिए तारीख की घोषणा करते हैं और यह प्रस्ताव स्वीकार होने के दिन से 10 दिनों के भीतर होनी चाहिए। इससे जुड़े तथ्य: जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य JB कृपलानी द्वारा लाया गया था। सबसे ज़्यादा 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाए गए। अब तक 29 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं। 5 राज्यों में हुए चुनाव जो विधानसभा के, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान विधानसभा 200 सीटों के लिए हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 115 सीट जीता। वोट परसेंटेज था 41.69%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 70 सीटें मिले, 39.53%। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण 199 सीटों पर चुनाव कराया गया। कांग्रेस ने 69 सीटें जीती, लेकिन बाद में शेष 1 सीट जीत ली, जिससे कुल संख्या 70 हो गई। मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री 2 लोग बने, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। अब आइए मध्य प्रदेश विधानसभा सीट की बात करते हैं। 230 सीटों के लिए चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी 163 सीट जीते, वोट 48.55%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 66% सीटें मिली, 40.40% वोट मिला। मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। 2 उप मुख्यमंत्री बने, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो 90 विधानसभा सीट था। भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीटें, 46.27% वोट लाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 35 सीटें, 42.23%। मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय। उप मुख्यमंत्री 2 लोग बने, विजय शर्मा और अरुण साव। तेलंगाना की बात करें तो विधानसभा सीट कितना है? 119। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 64 सीटें जीते हैं, 39.40%।
भारत राष्ट्र समिति ने 39 सीटें जीते हैं, 37.35%। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू। मिजोरम की बात करें तो विधानसभा सीट 40, जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 27 सीटें जीते हैं, 37.80%। मिजो नेशनल फ्रंट ने 10 सीटें जीते हैं, 35.10%। मुख्यमंत्री बने हैं पुलाल दुहोमा, मिजोरम के 6ठे मुख्यमंत्री। रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय नीति के बारे में जानते हैं। नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उद्देश्य 2030 तक भारत को वैश्विक रोबोटिक्स लीडर बनाना है। क्या क्या विशेषताएं हैं? रोबोटिक्स के लिए 4 मुख्य क्षेत्रों की पहचान: विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय रोबोटिक्स मिशन वित्तीय और गैर राजकोषीय दोनों तरह से नवाचार का समर्थन करेगा। मूलभूत और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए रोबोटिक्स में उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण। अनुप्रयोग आधारित अनुसंधानों में निजी क्षेत्र की भागीदारी। रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी के उचित प्रशासन और विनियमन के लिए रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट के नेतृत्व में नियामक ढांचा स्थापित किया जाएगा। स्टार्टअप को सलाहकारी सहायता, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान क्षमता का उपयोग और रोबोटिक्स औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। रोबोटिक्स स्टार्टअप के लिए फंडिंग तंत्र के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति परिभाषा क्या है? डीप टेक उन्नत और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग नवाचारों पर आधारित है, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि। उद्देश्य है डीप टेक स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियों को समाधान करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए निश्चित नीतिगत हस्तक्षेप प्रदान करना। 4 स्तंभों पर आधारित है दृष्टिकोण: भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर प्रगति करना, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से राष्ट्रीय क्षमता और संप्रभुता को मजबूत करना, नैतिक नव परिवर्तन को प्रोत्साहित करना। इस नीति की विशेषताएं हैं: अनुसंधान, विकास और नवाचार का पोषण, बौद्धिक संपदा व्यवस्था को मजबूत करना, फंडिंग तक पहुंच को सुगम बनाना, बुनियादी ढांचे तक पहुंच और समाधान को साझाकरण को सक्षम करना, अनुकूल विनिमय मानक और परमाणु बनाना, मानव संसाधन को आकर्षित करना और क्षमता निर्माण शुरू करना, खरीद और अधिग्रहण को बढ़ावा देना, नीति और कार्यक्रम अंतर संबंधों को बढ़ाना। डीपटेक स्टार्टअप का पोषण है। भारत मालदीव के संबंध देख लेते हैं। पृष्ठभूमि क्या है? मालदीव को 1965 में ब्रिटिश से आज़ादी मिली। भारत मालदीव को सर्वप्रथम मान्यता देने वाले देशों में से एक था। भारत ने 1972 में सीडीए और 1980 में रेजिडेंट हाई कमिश्नर के स्तर पर अपना मिशन स्थापित किया। मालदीव नवंबर 2004 में नई दिल्ली में पूर्ण रूप से उच्चायोग खोला। हाल ही में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के नेतृत्व में मालदीव की नई सरकार बनी। उन्हें चीन समर्थक माना जाता है। हाल की घटनाएं की अगर हम बात करें तो मोइज्जू सरकार ने भारत से अपने सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक वापस बुलाने को कहा है। मोइज्जू सरकार के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी और भारत के खिलाफ गैर राजनयिक शब्दों का इस्तेमाल किया। आमतौर पर मालदीव के नवनिर्मित राष्ट्रपति अपने पहले विदेशी दौरे के रूप में भारत का दौरा करते हैं, लेकिन मोहम्मद मोइज्जू ने चीन का दौरा किया और व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी के संबंध में 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। संबंधों के अगर विश्लेषण करते हैं तो मालदीव मिनिकॉय से लगभग 17 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील दूर है। ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारत ने 1988 में मालदीव में तख्ता पलट को रोका था। ऑपरेशन कैक्टस के तहत। ऑपरेशन नीर के तहत भारत ने 2014 में माले जल संकट के दौरान मालदीव की सहायता प्रदान की। 2004 की सुनामी के दौरान भारत ने मालदीव को सहायता प्रदान की। भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए $500 मिलियन की बुनियादी ढांचा परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। भारत मालदीव द्विपक्षीय व्यापार $300 मिलियन से अधिक का है। मालदीव में भारत से सबसे अधिक पर्यटक जाते हैं। विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा की बात करें तो बिहार की मांग के बाद विशेष राज्य का दर्जा SCS को एक बार फिर से चर्चा में है। SCS को 1969 में 7वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। यह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया गया एक वर्गीकरण है। SCS के लिए मानदंड क्या है? पहाड़ी और कठिन इलाका, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक संस्था, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन, राज्यों के बीच की गैर व्यवहार्य प्रकृति। उपरोक्त मानदंड गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। SCS के लाभ क्या क्या हैं? तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र वहन करता है।
खर्च ना किया गया पैसा लैप्स नहीं होता है और अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है। राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में रियायत। केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उनके पास जाता है। वर्तमान एससीए राज्य कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। नोट में है 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद एससीएस का अस्तित्व समाप्त हो गया है। 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने का भी सुझाव दिया है। अगला है भारत में अपराध रिपोर्ट 2022। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर जारी की गई है। रिपोर्ट की क्या क्या मुख्य बातें हैं कि 2022 में कुल 58.24 लाख संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जिनमें 35.61 लाख भारतीय दंड संहिता आईपीसी अपराध और 22.63 लाख विशेष और स्थानीय कानून एसएलएल अपराध शामिल है। वर्ष 2021 के तुलना में मामलों के पंजीकरण में 4.5 की गिरावट थी। प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई। हत्या की कुल 28,522 मामले दर्ज किए गए, 2021 की तुलना में 2.6% की गिरावट दर्ज की गई। अपहरण के कुल 1.07 लाख मामले दर्ज किए गए, 5.8% की वृद्धि हुई है। 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.45 लाख मामले दर्ज किए गए। 2022 में प्रति लाख महिला जनसंख्या पर अपराध दर 66.4 थी। दिल्ली देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज में शीर्ष पर है, जबकि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में सबसे आगे है। एससी एसटी के खिलाफ अपराध के मामले में 3 प्रमुख राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। लगातार तीसरे वर्ष कोलकाता भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में उभरा, उसके बाद पुणे और हैदराबाद रहे। महाराष्ट्र में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुई, इसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। जानवरों के मामले के कारण मरने वाले या घायल होने वाले लोगों में 19% की वृद्धि हुई है और महाराष्ट्र में ऐसे सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ नोट में देखते हैं। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनसीआरबी ने 4 रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं। भारत में अपराध, भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं, जेल सांख्यिकी, गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 की बात करते हैं अब। यह रिपोर्ट मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई। यह रिपोर्ट 2022-23 के लिए दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन के अनुमान लेकर आई है। दूध उत्पादन की क्या है? तो 2022-23 के दौरान दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन अनुमानित है। कुल दूध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। शीर्ष 3 दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश 15.72%, राजस्थान 14.44%, मध्य प्रदेश 8.73% है। शीर्ष 3 दूध उत्पादक राज्य। विकास की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य है कर्नाटक 8.76%, पश्चिम बंगाल 8.65%, उत्तर प्रदेश 6.99%। शीर्ष 3 राज्य प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पंजाब 1283 ग्राम, राजस्थान 1138 ग्राम और हरियाणा 1098 ग्राम है। अंडा उत्पादन की बात करें तो 2022-23 के दौरान देश में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन होने का अनुमान है। कुल अंडा उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे है। दूध में पहले स्थान पे है, लेकिन अंडे में कितने स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता प्रति वर्ष 101 अंडे है। शीर्ष 3 अंडा उत्पादक राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश में 20.13%, तमिलनाडु में 15.58 और तेलंगाना में 12.77%। वर्ष 2022-23 के प्रति व्यक्ति उपलब्धता आंध्र प्रदेश 526 अंडे प्रति वर्ष, तेलंगाना 466 अंडे प्रति वर्ष और तमिलनाडु 281 अंडे प्रति वर्ष है। आइए मांस उत्पादन के बारे में देखते हैं कि वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन है। कुल मांस उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 8वें स्थान पे है। शीर्ष 3 मांस उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश 12.2%, पश्चिम बंगाल 11.93% और महाराष्ट्र 11.50%। प्रति व्यक्ति मांस उपलब्धता 7.10 किलोग्राम है प्रति वर्ष। ऊन उत्पादन की बात करें तो 2022-23 में देश में कुल ऊन उत्पादन 33.61 मिलियन किलोग्राम है। 2016-17 में यह 43.54 मिलियन टन था। शीर्ष 3 ऊन उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राजस्थान 47.98%,
जम्मू कश्मीर 22.55% और गुजरात 6.01% है। अब आइए देखते हैं COP28। UNFCCC की पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अमीरात में आयोजित किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में। COP28 के नतीजे 4 स्तंभों के अंतर्गत शामिल है। पहला स्तंभ क्या है? एक उचित, व्यवस्थित और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करना। 2030 तक दुनिया की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना कम से कम 11,000 गीगावाट तक करना। 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर 2% की दुगनी होकर 4% से अधिक हो जाएगी। तेल और गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर के 52 हस्ताक्षरकर्ता विश्व 50 तक शुद्ध शून्य संचालन के प्रतिबद्ध है। फ्रांस के नेतृत्व में कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया, जो कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा स्तंभ है जलवायु वित्त को ठीक करना। वैश्विक जलवायु वित्त ढांचे पर घोषणा, हानि एवं क्षति लॉस एंड डैमेज निधि का संचालन करना। ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा 66 राष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता विश्व 50 तक शीतलन संबंधी उत्सर्जन में 68% की कमी के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। तीसरा स्तंभ है लोगों, जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना। शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा की पहली कार्यान्वयन रिपोर्ट जारी की गई। जलवायु राहत, पुनर्प्राप्ति और शांति पर COP28 UAE घोषणा का समर्थन। 141 देश जलवायु और स्वास्थ्य पर घोषणा में शामिल हुए। सतत कृषि, लचीली खाद्य प्रणाली और जलवायु कार्रवाई पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा का शुभारंभ। COP28 जलवायु, प्रकृति और लोगों के लिए संयुक्त वक्तव्य। जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप CHAMP लॉन्च किया गया। चौथा स्तंभ था हर चीज़ को पूर्ण समावेशिता के साथ रेखांकित करना। युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति। COP28 जेंडर रिस्पॉन्सिबल जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप लॉन्च की गई। जलवायु कार्रवाई पहल के लिए खेलों पर रणनीति की प्रस्तुति हुई। कुछ आइए नोट में देख लेते हैं। COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए कमजोर देश के लिए नुकसान और क्षति कोष की मंजूरी दी गई है। इस कोष में UAE ने $100 मिलियन, यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन, USA ने $17.5 मिलियन एवं जापानी $10 मिलियन योगदान देने का वादा किया है तथा इसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में COP33 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव दिया है। COP23 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन COP29 कहाँ होगा इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है। COP29 अजरबैजान में होगा। कहाँ होगा? अजरबैजान में होगा। अजरबैजान के बाकू में होगा COP29, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2024 में होगा। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल। PM नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन के PM उल्फ क्रिस्टर्सन, मंजावी के राष्ट्रपति फिलिप जेंसिटो न्यूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव GGCI को प्रकृति के पारिस्थितिकी परिवर्तन के लिए वैश्विक मंच के रूप में भी जाना जाता है। ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एक इकाई है। उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान में पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाली गतिविधियों के पीछे के विज्ञान का पता लगाया और साझा किया जा सकता है। नीति है पर्यावरण कार्यों को प्रोत्साहित करने में विभिन्न नीति उपकरणों को प्रभावकारिता का पता लगाया जा सकता है। अभ्यास एक सामान्य मूल्य श्रृंखला बनाना, उन हितधारकों को एक बाजार के माध्यम से जोड़ना जो कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कुल 8 क्षेत्रों पर क्रेडिट सिस्टम का फोकस होगा। वृक्षारोपण, पानी, सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव संरक्षण में पुनर्स्थापन, इको मार्ग, टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचा। पहली बार केंद्रीय बजट 2023-24 में ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की घोषणा की गई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अक्टूबर में ग्रीन क्रेडिट नियमों के माध्यम से अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर और नवोन्मेषी बनाने का लक्ष्य। उद्देश्य है चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र को वर्तमान $11 बिलियन से बढ़ाकर 2030 तक $50 बिलियन तक करना। अगले 25 वर्षों में बढ़ते वैश्विक बाजार में 10 से 12% हिस्सेदारी हासिल करके चिकित्सा उपकरणों के निर्माण और नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में उभरना। बड़े चिकित्सा उपकरण पार्कों और समूहों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण। उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे पर फोरम, विदेशी शैक्षणिक और उद्योग संगठनों के साथ साझेदारी,
चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के पेशेवरों के स्किलिंग, री स्किलिंग और अप स्किलिंग, उत्पादक नवाचार उपायों के साथ रोगी सुरक्षा को संतुलित करना। अब आइए देखते हैं पीएम जनमन योजना क्या है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू किया पीएम जनमन योजना। कुल परिव्यय है 24,104 करोड़। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अवधि है 2023-24 से 2025-26 तक। उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। योजना इस पर केंद्रित है। पक्के मकानों का प्रावधान है, पाइप से जल आपूर्ति, दवा लागत के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयाँ, संपर्क सड़कें, छात्रावासों का निर्माण तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देना। 0.3 किलोवाट सौर ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान, मोबाइल टावरों की स्थापना, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। 2026 तक 40 गीगावाट की संचयी छत स्थापित क्षमता हासिल करना है, जो वर्तमान में यह लगभग 11.08 गीगावाट दिसंबर 2023 तक है। प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। छत पर लगे सौर संयंत्र से उत्पन्न अधिशेष सौर ऊर्जा इकाइयों को ग्रिड में निर्यात किया जा सकता है। अब आइए डाकघर अधिनियम 2023 देखते हैं। इस अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लेगा। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? तो सरकार को पत्र संप्रेषित करने की विशेषाधिकार नहीं होगा। सरकार को पत्र संप्रेषित करने का विशेषाधिकार नहीं होगा। भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नियमों के अंतर्गत निर्धारित की जाएगी। डाक सेवाओं के महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। सरकार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रसारित किसी लेख को रोक सकती है। नियमों के माध्यम से निर्धारित किसी भी दायित्व को छोड़कर इंडिया पोस्ट अपनी सेवाओं के संबंध में कोई दायित्व नहीं लेगा। यह अधिनियम निजी कुरियर सेवाओं को अपने दायरे में लाकर उनका नियमन करता है। दूरसंचार अधिनियम 2023 की बात करते हैं। इस अधिनियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 का स्थान लेगा। प्रमुख विशेषताएं: केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होगी। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, नेटवर्क स्थापित करना, संचालित करना, रखरखाव करना या विस्तार करना, रेडियो उपकरण रखना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों के एक वर्ग को कुछ आधारों पर रोका जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है या अवरुद्ध किया जा सकता है। निर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर स्पेक्ट्रम नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को शिकायतों के पंजीकरण और निवारण के लिए एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित करना होगा। दूरसंचार अवसंरचना बिछाने वाली संस्थाएं सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर रास्ते का अधिकार मांग सकती है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को डिजिटल भारत निधि कहा जाएगा, जो दूरसंचार में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा। 30 और 25 वर्ष के पेशेवर अनुभव वाले व्यक्ति क्रमशः ट्राई के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में काम करेंगे। अपराध और दंड: प्राधिकरण के बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए 3 साल तक की कैद या 2 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों। प्राधिकरण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपये तक का नागरिक जुर्माना। अनधिकृत उपकरण रखने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना। केंद्र सरकार नागरिक अपराधों के खिलाफ जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक निर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगी। इन आदेशों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर अपील समिति के समक्ष अपील की जा सकती है। अब आइए देखते हैं इजराइल हमास युद्ध। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत इजराइल ने जवाबी हमला किया। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अजय चलाया। हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। कुछ संबंधित तथ्य हैं। इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ और कई युद्ध लड़े। अरब इजराइल युद्ध हुआ 1948 में, सुएज नहर संकट 1956 में, 6 दिवसीय युद्ध 1967 में, ओस्लो समझौता 1993 में हुआ, 2 राज्य समाधान का कार्यान्वयन अब्राहम समझौता 2020 में हुआ। यह इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं। अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूट है: रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि,
गतिविधियां जैसे चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन, सिल्वीकल्चर और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि प्रस्तावित है। नोट: यह अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित किया है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के निवेश और भागीदारी को बढ़ावा देना। भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाने पर ध्यान। यह नीति 4 विशिष्ट संबंधित इकाइयां बनाती है। इसरो रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करेगा। इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र सभी अंतरिक्ष गतिविधियों को प्राधिकरण के लिए एकल खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करेगा। अंतरिक्ष विभाग नीति को लागू करेगा और सुरक्षित एवं टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगा। भारत में निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट वर्ष 2022 में विक्रम S है, जिसे मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च किया गया था। इसे स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया था। भारत कनाडा संबंध चर्चा में कनाडाई PM ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड सदस्य द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर यह आरोप लगाया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 $8.16 बिलियन से में कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। पृष्ठभूमि: भारत कनाडा राजनयिक संबंध 1947 में अस्तित्व में आया। 1985 में टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या 182 पर सिख अलगाववादी जो कनाडा स्थित है ने बम विस्फोट की, जिसमें 329 लोग मारे गए। 2010 में सैन्य परमाणु समझौता और 2015 में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। जाति आधारित गणना की अगर हम बात करते हैं तो बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ है। 13.07। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 36.01% है। पिछड़ा वर्ग BC 27.12% है। अनुसूचित जाति 19.65% है। अनुसूचित जनजाति 1.68% है और सामान्य वर्ग 15.52% है। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में उचित जातियों के लिए कोटा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी है, जिससे राज्य में कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। पृष्ठभूमि की बात करें तो आखिरी बार SECC के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग 1979 में गठित, 1980 में प्रतिवेदन समर्पित तथा 1990 में इसे लागू किया गया। ने अनुमान लगाया था कि OBC आबादी जो है वो 52% है। डीप ओशन मिशन की बात करते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES की एक महत्वाकांक्षी पहल है। 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत 477 करोड़ है। उद्देश्य है हिंद महासागर में पॉलीमेट्रिक नोड्यूल PMN निकालना। मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्या 6000 में 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजेगा। गहरे समुद्र में वनस्पतियों और जीवों की जैव पर्यवेक्षण। अब तटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन। महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास। भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की बात करते हैं तो देश की सुरक्षा उद्देश्यों और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा की रणनीति हुंडा समिति की सिफारिशों पर गठित की गई है। भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मामलों के माध्यम से राष्ट्र के हितों और सुरक्षा की रक्षा करना। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 26 का मुकाबला करेगा। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए नए विभाग स्थापित किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बजट का प्रावधान। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट है हुंडा समिति की सिफारिशों पर गठित की गई भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है। विधेयक का उद्देश्य है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा SC/ST एक्ट आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित की जाएगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है? तो 15 वर्षों तक। नोट है अनुच्छेद 330 या 332 को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 170, 3 और 82 में संशोधन किया जाएगा परिसीमन के लिए।
लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने इसका विरोध किया, 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। G20 दिल्ली घोषणा क्या है? आदर्श वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोडमैप, महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, 230 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। G20 में पहली बार UNGA 75/1 UNSC सुधार पर समझौता। अफ्रीकी संघ सम्मिलित हुए। कौन संघ? अफ्रीकी संघ सम्मिलित हुए। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। G20 की स्थापना कब हुआ था? 1999 में सियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। और किस संघ को सम्मिलित किया गया है? अफ्रीकी संघ सम्मिलित किया गया है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII के लिए साझेदारी का हिस्सा। IMEC में रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क शामिल है, जिनमें 2 कॉरिडोर है। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, उत्तरी गलियारा गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल है। उद्देश्य है एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना, व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाकर एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। भारत ग्लोबल साउथ और FIPIC 17 नवंबर 2023 को भारत ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की, जिसमें 125 देशों ने भाग लिया। थीम था ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ एवरीवन्स ट्रस्ट। ग्लोबल साउथ शब्द की कोई सख्त भौगोलिक परिभाषा नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को ब्रॉड लाइन द्वारा विभाजित किया गया। वैश्विक दक्षिण देशों को विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्लोबल साउथ शब्द 1969 में कार्ल ओग्लेस्वी द्वारा गढ़ा गया था। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC का तीसरा शिखर सम्मेलन पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ। भारत और पापुआ न्यू गिनी द्वारा सह-अध्यक्षता विकास के लिए 12 सूत्रीय फार्मूला तैयार किया गया। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भारत द्वारा समूहों को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP 2022। हाल ही में भारत ने NLP का 1 वर्ष पूरा किया। NLP के उद्देश्य है लॉजिस्टिक की लागत कम करना और 230 तक वैश्विक बेंचमार्क तक पहुंचना, 2030 तक शीर्ष 25 देशों में आना, कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना, भौतिक संपत्तियों के गोदामों को मानकीकृत करने का लक्ष्य। सभी लॉजिस्टिक की निगरानी के लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप का गठन किया गया। डेटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना। NLP को CLP व्यापक लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें 8 कार्य क्षेत्र होंगे। वर्तमान में भारत विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वें स्थान पर है। PM विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता देने के लिए नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा योजना शुरू की। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नोडल एजेंसी है और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अवधि क्या है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2027-28 तक है PM विश्वकर्मा योजना। अब तक प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ और इसमें 18 पारंपरिक क्षेत्र शामिल है। उद्देश्य क्या है कि PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, विपणन समर्थन। पता है न्यूनतम आयु 18 वर्ष, लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा, हाथों और औजारों से काम करने वाला कारीगर या शिल्पकार। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है जम्मू कश्मीर। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA 1958। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के आसान क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। प्रावधान क्या क्या है कि बिना वारंट के संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करना, कानून के अनुसार किसी व्यक्ति पर गोली चलाना या बल प्रयोग करना, किसी भी ऐसी संरचना को नष्ट कर दे जिसमें हथियारों के भंडार का आश्रय होने का संदेश हो, जहां से हमले किए जाने की संभावना हो, साक्ष्य के लिए बिना वारंट की तलाशी लेना। AFSPA अभियोजना या कार्यवाही पर रोक लगाता है। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय की गई कार्यवाही के लिए कर्मियों के खिलाफ केंद्र को मंजूरी को छोड़कर सिफारिशें हैं। न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी समिति ने इसे निरस्त करने की सिफारिश की है। द्वितीय ARC की 5वीं रिपोर्ट ने भी इसे निरस्त करने की सिफारिश की है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। थीम क्या है? स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। उद्देश्य है
समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना, नागरिकों को स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में सूचित करना। NCAP सभी के लिए स्वच्छ वायु के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। परिणाम क्या है? 131 शहरों में 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट में आया है इंदौर मिलियन प्लस वर्ग में, दूसरा में आया है अमरावती 3 से 10 लाख तक, और फर्स्ट में आया परवाणु कितना 3 लाख से भी कम में। 3 लाख से कम में परवाणु और 3 से 10 में अमरावती, अब मिलियन प्लस में इंदौर आया है। मूल्यांकन के कुछ मानदंड है: वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल, बायोमास और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाना आदि। अब आइए देखते हैं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। मुख्य बातें हैं: भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की पेशकश करते समय भारत के भीतर और भारत के बाहर भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण लागू होगा। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। व्यक्तिगत डेटा को व्यक्तिगत सहमति पर केवल वैध उद्देश्य के संसाधित किया जा सकता है, लेकिन वैध उपयोग के लिए छूट दी गई है। अधिनियम व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त करने, सुधार और मिटाने और शिकायत निवारण का अधिकार सहित कुछ अधिकार प्रदान करता है। डेटा सुरक्षा के लिए 7 सिद्धांतों की रूपरेखा है। टिप्पणी है: केस पुट्टुस्वामी केस 2017, सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति ने इस अधिनियम को प्रारंभिक मसौदा प्रस्तावित किया। विभिन्न कानूनों में सुधार: भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा। राजद्रोह, आतंकवाद और संगठित अपराध की नई परिभाषा। मॉब लिंचिंग के लिए अलग से दंड निर्दिष्ट करता है। 18 साल से कम उम्र की महिलाओं से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सज़ा, इससे पहले यह उम्र 12 वर्ष था। शादी के झूठे वादों पर यौन संबंध बनाने पर दंड का प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 का स्थान लेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। कम से कम 7 साल की सज़ा के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा तय करना। घोषित अपराधी को अनुपस्थिति में मुकदमे का संचालन और निर्णय की घोषणा करना। सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती है। कम से कम एक सब इंस्पेक्टर के अनुरोध पर आरोपी की मेडिकल जांच होगी। CRPC पहली बार 1882 में अधिनियमित हुआ, बाद में 1898, 1923, 1955 और CRPC 1973 में संशोधित किया गया। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी जानकारी को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। DNA साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य चुनाव आयुक्त EC नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023। प्रावधान: चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 की जगह लेगा। CSC और EC की नियुक्ति, चयन समिति, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को नामों का एक चैनल प्रस्तावित करेगी। CSC और EC का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होगी। पहले यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर थी। इससे पहले अनूप बर्नवाल बनाम EOI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति EC और CEC को नियुक्ति सलाह समिति के परामर्श के तहत करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। कंपनी की श्रेणियां क्या क्या रहेगी, आइए देखते हैं। कंपनी की 3 श्रेणियां, अलग अलग श्रेणियां हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, अर्थात महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न 13 महारत्न कंपनियां हैं। 13वां महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नवंबर 2023 तक भारत में 16 नवरत्न कंपनियां हैं और 16वीं नवरत्न जो है RITS लिमिटेड है। महारत्न के मानदंड है: नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो, 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ होनी चाहिए, 3 साल के लिए औसत वार्षिक नेटवर्थ निवल मूल्य 15,000 करोड़ होनी चाहिए, कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होना चाहिए। नवरत्न की कसौटी है: मिनी रत्न 1 अनुसूची A का दर्जा प्राप्त हो, पिछले 5 वर्षों में 3 वर्षों की रेटिंग अच्छी या उत्कृष्ट हो, 6 प्रदर्शन संकेतकों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर हो। स्टेट ऑफ इंडिया वर्ष रिपोर्ट 2023 की बात करते हैं तो भारतीय वन्यजीव संस्थान WII और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। रिपोर्ट की मुख्य निष्कर्ष है: पक्षी प्रजातियों की समृद्धि कम हो गई, लंबी दूरी के प्रवासियों में 50% से अधिक की गिरावट आई, लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर, ब्लैक बेलीड टर्न, गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और बेयर पोचार्ड, भारतीय मोर, एशियाई कोयल, राग कबूतर आदि प्रजातियां बढ़ी है। अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 की बात करते हैं।
तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त करेगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। NRF में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग बोर्ड होगा। कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे और यह निकाय कार्यान्वयन का कार्य करेगा। NRF के कार्य क्या है? अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए देश का सर्वोच्च निकाय, अनुसंधान और विकास के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना, अनुसंधान प्रस्तावों के लिए अनुदान प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों और खर्च का वार्षिक सर्वेक्षण करेगा। इंडिया स्टैक के बारे में जानते हैं। यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API का एक सेट है जो सरकारों, स्टार्टअप, व्यवसायों और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसकी 3 परतें हैं। पहचान परत अद्वितीय ID प्रदान करता है, उदाहरण आधार, हस्ताक्षर। भुगतान परत में है भुगतान की अनुमति देना, उदाहरण UPI, आधार सक्षम भुगतान सेवा। डेटा परत डेटा को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, उदाहरण डिजी लॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर। इंडिया स्टैक के प्रमुख घटक है आधार, KYC, डिजी लॉकर, UPI, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT आदि। फायदे हैं वित्तीय समावेशन, अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की बेहतर डिलीवरी। समान नागरिक संहिता चर्चा में क्या है कि हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगा है। UCC विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदाय के मामले पर लागू होता है। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में UCC का पालन करने वाला गोवा भारत का एकमात्र राज्य है। इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेक्सी रिपोर्ट 1840 में सिफारिश की गई है कि मुसलमानों और हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। उत्तराखंड पहला राज्य है, लेकिन पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में UCC का पालन करने वाला गोवा भारत का एकमात्र राज्य पहला है। नेक्स्ट देखते हैं काला सागर अनाज डील। रूस हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच हस्तांतरित काला सागर लाभ समझौते से पीछे हट गया। यह पहल काला सागर, ओडेसा, चोर्नोमोर्स्का, यूजिनी, पिबडेनी में 3 प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों से वाणिज्यिक भोजन और उर्वरकों की अनुमति देती है। यह सौदा 120 दिनों की अवधि के लिए हस्तांतरित किया गया था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI क्या है? तो MPI के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय MPI का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के आधार पर तैयार की गई थी। आयाम क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, गरीबी की कुल जनसंख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में 24.85% से 2019-21 में 14.96% हो गई है। रिपोर्ट की मुख्य बातें 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट, शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.6% से 5.27 की गिरावट। वर्ष 2015-16 में 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। MPI मूल्य सुधार 2015-16 में 0.17 से 2019-20 में 0.066 है। सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। राज्य का प्रदर्शन बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, UP, मेघालय, MP। अब बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेज कमी UP, बिहार, MP, उड़ीसा, राजस्थान। नोट है केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी। बिहार में पूर्ण अवधि में MPI मूल्य में सबसे तेज कमी देखी गई। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन PLI योजना 2.0। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITBI द्वारा अनुमोदित PLI का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। 14 विनिर्माण क्षेत्र जैसे चिकित्सा उपकरण, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद आदि में उपलब्ध है। IT हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 है। लक्ष्य खंड में शामिल लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और भारत में अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर विनिर्माण। प्रमुख दिशा निर्देश है शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 5% का प्रोत्साहन, सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह योजना की निगरानी करना, प्रोत्साहन अवधि 6 वर्ष। अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2023 की बात करें, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को अधिसूचित किया है। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ। सभी निर्माताओं, उत्पादकों, रिफर्बिशर्स और रिसाइकलर्स को CPCB द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। EPR प्रमाण पत्र को निर्माण और लेन देन की पीढ़ियों एवं लेन देन के लिए प्रावधान पेश किए गए हैं।
कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इस संशोधन के तहत सोलर पैनल, सोलर फोटोवोल्टिक सेल पैनल में कैडमियम और सीसा तथा चिकित्सा उपकरणों में प्रयोग होने वाले सीमा को छूट प्रदान किया गया है। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 क्या है? यह अधिनियम भारत को जैविक विविधता को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए लागू किया गया था। जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है। क्या इसका उद्देश्य है कि जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत बंटवारा है। भारत 6G अलायंस क्या है? तो दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य 2030 तक भारत के लिए एक शक्तिशाली बल गुना के रूप में कार्य करने के लिए 6G तकनीक को तैनात करना है। यह एक सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्था और मानव विकास संगठन शामिल हैं। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। TTDF योजना यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF द्वारा शुरू की गई थी। DCIS डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन के तहत स्टार्टअप और MSMES को स्मॉल फंड आवंटित किए गए थे। 6G के बारे में फ्रीक्वेंसी उप 6 गीगाहर्ट्ज़ और 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ तक, स्पीड है 1000 Gbps तक, विलंबता है 1 मिली सेकेंड। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 2022 में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिसमय सीट्स के प्रावधानों को लागू करने के लिए न्याय अध्याय VP जोड़ा गया है। सामान्य उल्लंघन के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख तथा विशेष रूप से संरक्षित जीवों के लिए न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। कैप्टिक जीवों या वन उत्पादकों को सौंपने के लिए नई धारा 42 जोड़ा गया है। अनुसूची 1 कठोर सुरक्षा, अनुसूची 2 उच्च सुरक्षा, अनुसूची 3rd और 4th लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए नहीं, अनुसूची 5 वे जानवर जिनका शिकार किया जा सकता है, अनुसूची 6 से पौधों की खेती वर्जित है। वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन का रिपोर्ट जारी किया है। CO2 उत्सर्जन में 0.9% या 36.8 गीगाटन से अधिक की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। यह रिपोर्ट 2022 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करती है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों ने अतिरिक्त 550 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को रोकने में मदद की है। ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट नियम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITBI ऑनलाइन गेमिंग को IT नियम 2021 के तहत लाएगा। प्रस्ताव है एक त्रिस्तरीय विवाद समाधान तंत्र प्रस्तावित। सत्यापन KYC के लिए अपने ग्राहक मानदंडों को जानना अनिवार्य है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सट्टेबाजी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन गेम्स को स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकरण कराना होगा। ऑनलाइन गेमिंग में प्रवेश स्तर पर भुगतान की जाने वाली राशि पर 28% GST है। राष्ट्रीय दल का दर्जा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के समीक्षा के आधार पर निम्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा के योग्य पाया है। कौन कौन अभी राष्ट्रीय दल है भारत में? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यताएं के लिए क्या क्या दशाएं हैं, आइए देख लेते हैं। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यदि लोकसभा चुनावों में 2% सीटें प्राप्त होते हों तथा यह सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हों, यदि वह लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता हो तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता हो तो राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी। सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम जो विधेयक है 2023, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करता है। यह विधेयक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन करता है। टेलीविजन और मीडिया के लिए अलग प्रमाण पत्र होगा। अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन दंडनीय होगा। फिल्म उद्योग को और बढ़ावा देने और पायरेसी की समस्या से निपटने के लिए संसद ने सिनेमेटोग्राफ बिल 2023 पारित किया है। फिल्म उद्योग को और बढ़ावा देने और पायरेसी की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में फिल्म का नवीकरण करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। फिल्म की उम्र के आधार पर प्रमाणित करने का प्रावधान किया गया है। भारत में मिलेट्स मोटा अनाज राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2018, राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान IIMR हैदराबाद नोडल एजेंसी है। भारत के अनुरोध पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चुना गया। उत्पादक में अग्रणी राज्य है राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कुछ पहल है। महर्षि बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल बाजरा पर अनुसंधान और जागरूकता पर केंद्रित है।
बाजारों की मुख्य धारा में लाने के प्रतिपादित 7 सूत्र, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत बाजरा पर उप मिशन, ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट। यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है। दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में जल असुरक्षा को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक और पर प्रकाश डालती है। यूनिसेफ के ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट में जल असुरक्षा से संबंधित 3 खतरों पर चर्चा की गई है: अपर्याप्त जल, स्वच्छता और असुरक्षित बास। विश्व स्तर पर 600 मिलियन बच्चे अभी भी सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुँच या बिल्कुल भी पहुँच न होने की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं। असुरक्षित बास के कारण प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष से कम आयु के 4 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद ISRWD अधिनियम 1956। कृष्णा जल विवाद है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कृष्णा जल विवाद में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। गोदावरी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा सम्मिलित हैं। कावेरी जल विवाद में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी है कावेरी जल विवाद। महानदी जल विवाद उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956, भारत सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिए बोर्ड स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। प्रविष्ट 17 राज्य सूची और प्रविष्ट 56 संघ सूची जल संसाधनों पर विधायी प्राधिकरण को परिभाषित करता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक में एकल अस्थायी न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अनुच्छेद 262(2) ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अनुच्छेद 239(a) का हवाला देते हुए कहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का विधायी और कार्यकारी नियंत्रण होगी। राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 के माध्यम से उपरोक्त फैसले के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। अनुच्छेद 239(a) को 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। फेम सेकेंड क्या है? फेम सेकेंड फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य सब्सिडी प्रदान कर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। फेम इंडिया योजना 2 चरणों में संचालित होती है। फेम चरण 1 इसका पहला चरण वर्ष 2015 से 2019 तक कार्यशील रहा। फेम चरण सेकेंड दूसरा चरण 2019 से मार्च 2022 तक जारी रहा। इसे मार्च 2024 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उद्देश्य है 2030 तक 30% से अधिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कार्बन उत्सर्जन में कमी कर वायु प्रदूषण कम करना, इलेक्ट्रिक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना। इसमें 10 लाख 2 व्हीलर, 5 व्हीलर, 3 व्हीलर 55,000, 4 व्हीलर 7,000 ई बसों का समर्थन देने की योजना है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,003.65 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2023-24 में 2030-31 तक के लिए इस मिशन को मंजूरी दे दी है। इसकी नोडल एजेंसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है। मिशन का उद्देश्य है क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना, सटीक समय के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर विकसित करना, दवा डिजाइन, अंतरिक्ष बैंकिंग, सुरक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, ऊर्जा आदि। अब आइए देखते हैं पंचायत विकास सूचकांक। इसे पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है। यह एक समग्र सूचकांक है जो सतत विकास लक्ष्यों SDG के स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है। SDG के स्थानीयकरण से संबंधित विषय गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, स्वस्थ गांव, बाल सुलभ गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गांव सुशासन तथा महिला अनुकूल गांव शामिल है। स्कोर के आधार पर पंचायती को 4 श्रेणी में बांटता है। 75% से 90% ए में, बी को 60 से 75%, सी को 40 से 60%, डी को 40% से कम। लिथियम आयन बैटरी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई। विविध अनुप्रयोगों से इसकी उपयोगिता के कारण इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। लिथियम को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना। जैसे लिथियम आयन बैटरी पवन टरबाइन, सौर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों में, सेल फोन, कंप्यूटर इत्यादि में। हाल ही में लिथियम आयन बैटरी के सह निर्माता और नोबेल पुरस्कार विजेता 2019 बनिस्टर गुड इनफ को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सामान्य कैथोड सामग्रियों में लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड LiCO2, लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड LiMn2O4 और लिथियम आयरन फॉस्फोर LiFePO4 शामिल है। एक राष्ट्र एक चुनाव ONOE की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कानून मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित
समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो रामनाथ कोविंद। और कितने सदस्य इसमें हैं? तो 8 सदस्य हैं। अन्य सदस्य हैं सुभाष कश्यप, वकील हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, संजय कोठारी, अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने इसे शामिल करने का विरोध किया है, अधीर रंजन चौधरी। कार्यान्वयन ONOE के लिए आवश्यक परिवर्तन, अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल की अवधि, अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपातकाल। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 अधिनियम के कई प्रावधान हैं। विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट ONOE के पक्ष में थी। राष्ट्रीय विदेश नीति 2023 की बात करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विदेश नीति 2023 लॉन्च की। उद्देश्य है 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए $2 ट्रिलियन का लक्ष्य। 4 स्तंभों पर आधारित रहेगा। छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी, उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। विशेष एक मुश्त माफ़ी योजना का शुभारंभ, ई-कॉमर्स निर्यात की सुविधा प्रदान करना, जिलों में से निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात फर्म को स्टार स्टेटस से सम्मानित किया जाएगा। निर्यात उत्कृष्टता के 4 नए शहर फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी बनाए जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सबसे पहले 1966-67 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया। बुआई की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग CSP की सिफारिशों पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा MSP का वाणिज्यीकरण किया गया। 22 अन्य बार फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित मूल्य की घोषणा की गई। कुछ फसलों के लिए MSP है। धान के मूल्य 2183 क्विंटल, कपास के 6620 रुपये क्विंटल, मक्का के लिए है 2090 रुपये क्विंटल, गेहूं है 2275 रुपये क्विंटल। MSP से जुड़ी कुछ शर्तें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। देखें धान के कितने रुपये मूल्य के पर क्विंटल कीमत लगाया गया है MSP में। A2 किसानों द्वारा रसायन, उर्वरक, बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया व्यय। A2+FL, A2 पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत के साथ। C2 क्या है? इसमें A2+FL के साथ साथ निश्चित पूंजीगत संपत्तियों और किसानों द्वारा भुगतान किया गया किराया शामिल है। हाथी परियोजना चर्चा में है, 1992 में लॉन्च किया गया है। वर्तमान में 33 हाथी रिजर्व और 150 हाथी गलियारे हैं। हाथी जनगणना 2017, कुल हाथियों की संख्या 29,964 है। कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, 6049 हाथी। कर्नाटक वन विभाग द्वारा हाथी गणना 2023 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या 6395 हो गई है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हाथी भारत का प्राकृतिक विरासत पशु है। हाथी परियोजनाओं के लक्ष्य क्या है? हाथियों, उनके आवासों और प्रवास मार्गों की सुरक्षा करना, कैद में हाथी का कल्याण, पशु मानव संघर्ष की समस्याओं का समाधान करना। भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफेस मैक्सिमस इंडिया है। IUCN की लाल सूची संकटग्रस्त सीटेस में परिशिष्ट सेकेंड है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूचित वन में है। आयुष्मान भारत योजना, इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है और 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया है। विशेषता है प्रति परिवार कवरेज 5 लाख रुपये पर वर्ष। अस्पताल में भर्ती होने से पहले एक्सप्रेस कवरेज 3 दिन तक। अस्पताल में भर्ती होने के बाद खर्च का कवरेज 15 दिनों तक। कुल परिवार 10 करोड़ प्लस। फंडिंग है समान राज्यों के लिए 60.40, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय राज्यों के लिए 90.10 का अनुपात में। उद्देश्य है लाभार्थियों के लिए निवारक, प्रोत्साहन और उपचारात्मक स्वास्थ्य सचेब को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए। MS स्वामीनाथन 7 अगस्त 1925 का जन्म और 28 सितंबर 2023 को निधन। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्हें 2024 का भारत रत्न भी दिए जाने की घोषणा किया गया है। भारत रत्न देने का 2024 में MS स्वामीनाथन को। संबंधित तथ्य क्या है इनके बारे में? 1961 से 1972 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे। 72 से 79 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। 79 से 80 तक कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव। 1982 से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष। 2007 से 2013 राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। 86 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता है। 94 में UNEP शासक काबा पर्यावरण पुरस्कार। यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक 1999 में। 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के फॉर फ्रीडम मेडल भी मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान 1961 में SS भटनागर पुरस्कार, 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण मिला है और 2024 में क्या मिल गया है? तो भारत रत्न मिल गया है।
यानी 4 प्रमुख जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जाता था वो भारत की तरफ से उनको मिल गया है। 1999 में शांति निरस्तीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इन्हें मिला है। भारत का नया संसद भवन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्किटेक्ट कौन थे? बिमल पटेल। नए संसद भवन की विशेषता है इसका आकार त्रिकोणीय है। नई संसद भवन में 6 द्वार है: गज द्वार, अश्व द्वार, शार्दुला द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार और मकर द्वार। संसद भवन में राजस्थान में लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर 1272 सीटें हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ये था एडिटोरिया वार्षिकी 2024 में दिया हुआ न्यूज एट 365। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद जल्द ही इस बुक में दिए हुए पूरे 1 साल का वन लाइनर लेकर आएंगे। धन्यवाद।